अब आप मुझे पूछोगे कि पहले तो मैंने ये वाला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि लैपटॉप बहुत अच्छा है और काफी सारी चीजें अभी भी इसमें अच्छी है, तो फिर मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं। छोटा देखिए टेक थ्रू जाने की प्राणिक और आज की बात कर रहा हूं कुछ ऐसे रीजंस के बारे में, कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो मैंने पिछले 2 से ढाई साल जब मैंने मैकबुक एयर 2017 यूज किया, क्या क्या चीजें इसमें ऐसी है जिसके कारण आपको कुछ तकलीफ हो सकती है। और अगर इनमें से कोई सा एक रीजन आपके लिए ऐसा सूट नहीं होता है, आपको ऐसा लगता है कि यार ये रीजन मेरे लिए डील ब्रेकर हो सकता है, मेरे को ये चीज पसंद नहीं है, तो उसका एक सॉल्यूशन भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। और अगर सॉल्यूशन नहीं है तो आप इस लैपटॉप को स्किप कर सकते हो। तो 5 रीजंस नॉट टू बाय मैकबुक एयर 2017 इन 2020 देखें। चलिए इंटर के बाद देखते हैं। वीडियो स्टार्ट से लग तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर भाई तो नीचे लाल कलर का उसको प्लीज पक्के से क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पास में जो घंटे का बटन है उसको भी दबा देना ताकि आपको नोटिस मिल जाए जैसे ही मैं कोई ना डालता हूं। और साथ में अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो यार जाके प्लीज इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करो। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके डायरेक्ट हम चीजों पे आएंगे। तो सबसे पहली चीज, ये चीज भाई इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल है और इसके पीछे इतनी कॉन्ट्रोवर्सी हुई जितनी हमारी इंडियन मीडिया करती है टेलीविजन के ऊपर, वो है इसका डिस्प्ले। अब क्या इसका डिस्प्ले खराब है? एग्जैक्टली खराब नहीं है। तो इस डिस्प्ले की अगर मैं थोड़ी डीप में बात करूं कि यार क्या आपको इससे फर्क पड़ना चाहिए, क्या है सच्ची में खराब है, तो सबसे पहली चीज तो यार डिस्प्ले खराब नहीं है, मतलब इसकी क्वालिटी खराब नहीं है। ऑल्दो फुल एचडी डिस्प्ले नहीं है, या अगर आप एक रेटिना मैकबुक प्रो यूज करते हैं, रेटिना डिस्प्ले ऑलरेडी यूज करते हैं, तो उसके कंपैरिजन में उतना अच्छा नहीं है। और अगर आप ऐसे मस्त बहुत ही 4K रेटिना वाले डिस्प्ले से, रईसों वाले डिस्प्ले से थोड़े से इस छोटे डिस्प्ले पे स्विच करते हो तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। बट अगर आप नॉर्मली कोई सा डिस्प्ले यूज करते हैं इसके पहले तो आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। उसके 2 कारण है। पहला कारण तो ये कि इसकी स्क्रीन छोटी, और दूसरा कारण ये कि इसकी डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है। जो खराब है वो है इसका आईपीएस ना होना। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इस डिस्प्ले को थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देखते हो या फिर इसको ऐसे साइड से देखते हो तो आपको जो कलर्स है वो थोड़े अलग देखने को मिलेंगे। तो क्या ये हमारे लिए प्रॉब्लम है? तो ये प्रॉब्लम आपके लिए नहीं है अगर आप सिर्फ मूवीज वगैरह देखना चाहते हो, बस ऐसे ही कंटेंट को कंज्यूम करना चाहते हो, फिर बस वेब सर्फिंग करना चाहते हो। बट अगर आप थोड़े कलर इंटेंसिव टास्क करना चाहते हो, जैसे कि अगर आपको बहुत ही डीप में ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, मान लो वीडियो एडिटिंग करनी है, ये सारी चीजें आपको करनी है, तो इसके लिए आपको प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि आपको थोड़ा सा एंगल एडजस्ट करना पड़ेगा एक्यूरेट कलर देखने के लिए। बट इसका एक सॉल्यूशन क्या है? इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि अगर आप इतने ही एडवांस वीडियो एडिटर हो या ग्राफिक डिजाइनर हो तो जाके एक मॉनिटर खरीद लो। सिंपल, वेरी सिंपल। दूसरी जो चीज है कि बहुत लिमिटेड पोर्ट्स है, केवल 2 यूएसबी के पोर्ट्स है, हालांकि यूएसबी 3.0 है बट केवल 2 ही पोर्ट्स है। तो मान लो अगर आपने एक में ऐसा यूएसबी वाला डोंगल लगा दिया, जैसे वायरलेस कीबोर्ड माउस चलाने वाले हो, या कुछ और लगा दिया और एक में आपने हार्ड ड्राइव लगा दिया, तो आपकी चीजें ये खत्म हो गई। तो इसका सॉल्यूशन तो ये है कि आपको एक एक्सटर्नल जो यूएसबी हब है वो लेना पड़ेगा, यूएसबी 3.0 वाला। और दूसरी चीज है कि इसमें कोई एचडीएमआई पोर्ट नहीं है, तो उसके लिए आपको एक अलग से कनेक्टर खरीदना पड़ेगा, थंडरबोल्ट टू एचडीएमआई वाला। बट उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम मुझे ये लगी कि आप उसके अंदर डुअल मॉनिटर कनेक्ट नहीं कर सकते। मतलब मैंने बहुत रिसर्च करी इसके ऊपर कि मेरी बहुत इच्छा थी कि मैकबुक में से मस्त डुअल मॉनिटर्स कनेक्ट हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली वो इसमें डुअल मॉनिटर्स आप कनेक्ट नहीं कर सकते हो। भाई अगली चीज है वो है इसकी दोस्ती, मतलब इसका दोस्ताना थोड़ा सा कम है। इसका मतलब ये है कि भाई इसकी ऐप कॉम्पेटिबिलिटी थोड़ी सी इतनी अच्छी नहीं है जितनी विंडोज में। अब बेसिकली ये आपको तब रीजन काम आता है जब अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, तो मान लो कि आपका ऑफिस का पूरा इकोसिस्टम विंडोज वाला है, तो एप्पल अगर आप ले जाते हो तो उसमें क्या होता है, कुछ ऐप्स है जो इसमें काम नहीं करती है, जैसे कि टैली हो गया या फिर कुछ ऐसे एलिवेशन डिजाइनिंग वाले सॉफ्टवेयर हो गया, फिर कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो बहुत ही बेसिक है, जो विंडोज में काम करते हैं और वो इस पे काम नहीं करते। तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। और जब आप शुरू में विंडोज से एप्पल स्विच करते हो तो बहुत सारी चीजें आपको नई पता चलती है और कहीं पे वैसे फ्रस्ट्रेट होते हो कि इसमें ये चीज को करने के लिए थोड़ा सा ऐसा तरीका है। तो वो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है जो कि हालांकि टाइम से निकाल सकते हो आप, उसमें थोड़ा टाइम यूज करोगे तो आप यूज टू हो जाओगे। बट कुछ ऐप्स हो गए जैसे कि टैली बहुत ही फेमस ऐप है, वो आप इसमें यूज नहीं कर सकते। आपको अगर यूज करना तो आपको थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ेगा, आपको ऐसे एक एमुलेटर डालना पड़ेगा जिससे आप विंडोज के ऐप्स चला पाओ, इसमें एक वर्चुअल विंडोज इंस्टॉल कर पाओ। तो वो एक बहुत ही बकवास चीज होती है, बहुत लंबी चीज होती है। हालांकि कर सकते हो बट यार नॉर्मल यूजर के लिए उतना मैं रेकमेंड नहीं करता हूं करना। तो ये एक प्रॉब्लम आपके लिए डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगली चीज होगी भाई गेमिंग। यहां पर मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं बस ये बोल दूंगा कि अगर आपको छोटा गेम भी खेलना है, अगर आपको गेमिंग के लिए थोड़ी सी भी गेमिंग के लिए लैपटॉप चाहिए ना, तो स्किप कर दो। खत्म बात, सीधी सी बात है। आप गेमिंग इसमें नहीं कर सकते हो, ना इसमें गेम्स कॉम्पिटेबल हैं और ना जो थोड़े बहुत हैं वो भी ढंग से नहीं चलते हैं। तो गेमिंग के लिए लैपटॉप बिल्कुल इग्नोर कर दो। पांचवी जो चीज है जो कि सबसे बड़ा डील ब्रेकर है वो है इसकी स्टोरेज। अब यहां पे आके आप में से बहुत सारे लोगों का हौसला टूट जाएगा इस लैपटॉप को लेने का, बट यार यही सच है
कि इस लैपटॉप में सिर्फ 128 GB स्टोरेज आपको मिलती है। अब 128 GB सोचोगे तो आप सोचोगे कि हाँ ठीक है, इसमें कुछ कुछ चीजें आ जाएंगी, बट वो नहीं आएंगी। वो मैं अब आपको बताता हूँ कैसे। तो सबसे पहली चीज यार, 121 GB में से करीब करीब 7 से 8 GB तो सिस्टम का रहता है, तो वहां पर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपके पास अब बचता है केवल 121 GB। अगर मैंने यहाँ पर कुछ बेसिक एप्स का डेटा निकाला है कि यार वो सब एप्स कितना जगह घेरती है। अब मैं उनके रिसोर्सेज की जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, वो खुद ऐप की इंस्टॉलेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो कि अगर आप इसमें ऑलरेडी लैपटॉप के अंदर iMovie इंस्टॉल रहता है, तो इस 121 GB के बाद में 2.5 GB के करीब करीब iMovie है। उसके बाद में अगर आप बेसिक एप्स डालते हो, जैसे मान लो आपने वर्ड डाल लिया, फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डाल लिया, तो 2 GB की वो एक ऐप है, यानी कि वर्ड खुद 2 GB का है, एक्सेल 2 GB का है। अब अगर आपको इसमें गैरेज बैंड में देखने को मिलता है तो वो भी करीब 1.18 GB का है। अब आप इसमें एडिटिंग के लिए मान लो फाइनल कट प्रो डालते हो तो करीब करीब 3-3.25 GB का वो भी होता है। तो अगर आप केवल डेटा की बात करो या फिर जो स्टोरेज की बात करो, तो आपकी करीब से करीब 40 से 50 GB जो स्टोरेज है वो इन सब एप्स में निकल जाएगी। अब आपके इसमें बचती बाकी की 30-40 GB है। अब अगर आप इसको ऐसे देखो तो यार इसको ऐसे समझो कि यार 30-40 GB स्टोरेज जो है वो एक्चुअली में बहुत कम है। क्योंकि पहले अगर आपके मान अगर विंडोज से स्विच करो तो वहां पर आपको भाई भरमार मिलता है स्टोरेज का, 1-2 टेराबाइट की स्टोरेज मिल रही है। तो जो कचरा आपको डालना है वो कचरा आपने डाल लिया। इस लैपटॉप के अंदर आपको एक मूवी डाउनलोड करते टाइम या फिर कोई वीडियो डाउनलोड करते टाइम भी ये ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर वो 1 GB से भी ऊपर की होती है तो आपको 4 बार सोचना पड़ेगा कि क्या मैं इसको रखूं या फिर ना रखूं। और मैं अगर पर्सनली मेरे लैपटॉप की बात करूं तो यार इसमें ना हमेशा एक रिकॉर्ड है कि हमेशा 10 GB के आसपास ही बची रहती है। उससे ज्यादा मैं कभी खाली कर नहीं पाया, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर, बहुत सारे अच्छे रिसोर्सेज इसके अंदर है, जिसके कारण मैं डिलीट नहीं कर पाता हूं। तो इसके लिए आपको सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि आप एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव ले सकते हो, एज सिंपल एज दैट। अगर आप वीडियो एडिटिंग के लिए ले रहे हो तो आपको एक चीज इसमें ध्यान में रखनी है कि आप वीडियो एडिटिंग के टाइम पे मान लो कि अगर आपकी फुटेज बहुत सारी है, मान लो आपके लैपटॉप में केवल 20 GB की स्टोरेज बाकी है और आपके पास में 40-50 GB की फुटेज है जिसको आपको एडिट करना है, तो उसको आपको थोड़ा थोड़ा करके डाल के एडिट करना पड़ेगा। मतलब अगर आपको ऐसे मान लो कि किसी शादी का वीडियो आपको एडिट करना है तो आपको पहले इतना पार्ट एडिट करना पड़ेगा, आपको उसको रेंडर करके निकालना पड़ेगा, आपको बचा हुआ डेटा उसको डिलीट करना पड़ेगा जो आपने यूज कर लिया, उसके बाद में नया डेटा डालना पड़ेगा। तो यार ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग सी चीज और बहुत ज्यादा से लंबी खींचने वाली चीज है। तो इसमें आप ये यूज कर सकते हो कि आप एक एक्सटर्नल SSD ले लो। अब SSD मैं इसलिए बोल रहा हूँ, SSD महंगी बहुत होती है बट उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आपको ऐसे हैवी एडिटिंग करनी है तो आपको एक एक्सटर्नल SSD लेनी पड़ेगी, अदरवाइज हार्ड डिस्क आपका काम कर देगी। अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो मेरे केस में यार मुझे किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मेरी जो फुटेज है वो 5-6 GB में हो जाता है सब कुछ कंपाइल। बट हाँ, आपको एक चीज ये तो ध्यान में रखनी पड़ेगी कि यार इसके स्टोरेज को आपको बहुत कंसर्न रखना पड़ेगा, बहुत प्यार से इसकी केयर करनी पड़ेगी, तभी जाके आप थोड़ा सा काम निकाल पाओगे इसके स्टोरेज के हिसाब से। ये थी कुछ 5 चीजें। अगर इनमें से कोई आपके लिए इतनी ज्यादा मायने नहीं रखती है, फिर आपको लगता है कि हाँ ठीक है आपका काम इसमें चल जाएगा, तो आप इस डेफिनेटली लैपटॉप को ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, मैं आपको फिर भी रिकमेंड करूंगा कि आप ये वाला जो फुल डिटेल वीडियो है उसको एक बार चेकआउट कर लो, जो कि मैंने आई बटन में दे रखा ऑलरेडी। तो उसको आपको चेकआउट करना डेफिनेटली बहुत जरूरी है ताकि आप और क्लियर हो जाओ। बट इनमें से कोई रीजन अगर आपको बहुत ऐसे ज्यादा दिल में अफेक्ट करता है तो आप इस लैपटॉप को स्किप कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट। बस यार अभी के लिए कितना ही, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो लाइक कीजिए, शेयर करें दोस्तों के साथ में, और अगर आपने अभी तक टेक थ्योरी को सब्सक्राइब नहीं किया भाई तो ऐसे कमाल धमाल ऐसे दोस्ती मोहब्बत वाले वीडियोस और थोड़े से इधर उधर रिव्यूज वगैरह देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो मस्त, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। तो बस यार अभी के लिए इतना ही, मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।